प्रेरणा। क्या शादीशुदा गृहस्थी में डूबी सरिता ने अपने सपनों को दोबारा पूरा किया? चलिए जानते हैं आज के कहानी में। अचड़ी मुद्दत हुई तुम्हारा गाना सुने, आज कुछ सुनाओ, कोई भी राग उठा लो। बागेश्वरी, विहाग या मालकोश जो इस समय के राग है। रात का भोजन करने के बाद शांति लाल ने सरिता से इच्छा व्यक्त की। वे बड़े लंबे समय के बाद अपनी बेटी और दामाद के यहाँ उनसे मिलने आए थे। इससे पहले कि सरिता कुछ कहती, उसकी 14 साल की बेटी चहक पड़ी। सुना तो है कि माँ बड़ा अच्छा गाती है, संगीत विरासत भी है, लेकिन मैंने तो आज तक इनके मुख से कोई गाना नहीं सुना। ये मैं क्या सुन रहा हूँ? तुम तो इतना बढ़िया गाती थी। कुछ और समय लखनऊ में रहना हो गया होता तो तुमने संगीत में निपुणता प्राप्त कर ली होती। अभ्यास छूटे एक युग बीत गया, अब गला ही नहीं चलता। मेरे पास शास्त्रीय संगीत के अनेक कैसेट पड़े हैं, उनमें से कोई लगा दूं? शांतिलाल बोले, नहीं, वह सब कुछ नहीं। इतने परिश्रम से सीखी हुई विद्या तुमने गवा कैसे दी? शाम 4 बजे के बाद कॉलेज से लौटती थी तो जल्दी जल्दी कुछ नाश्ता कर रिक्शे से भातखंडे कॉलेज चली जाती थी। वहां से लौटते लौटते रात के 7:30 बज जाते थे। थक जाने पर भी रियाज करती थी। जाड़ों में रात जल्दी घिर आती थी, तब मैं तुम्हें लेने साइकिल से कॉलेज पहुंचता था। उस ओर से रिक्शे के पैसे बचाने के लिए तुमने कितने उत्साह से पैदल ही उछलती कूदती चली आती थी। हम लोगों के कैसे कठिन दिन थे वे। वह सारी साधना धूल में मिल गई। पिताजी, आप तो समझते नहीं, शादी के बाद बराबर तो असम में रहना पड़ा। उस पर नौकरी के आए दिन के तबादले और दौरे। उस अनजाने क्षेत्र में अकेली लपकती मैं क्या अभ्यास करती? मुझे तो हर समय डर लगा रहता था। आपने तो देख तो लिया, इतने सालों के बाद आप आए हैं, लेकिन फिर भी इनका दौरे पर जाना जरूरी है। शांतिलाल बोले, ये तो नौकरी की व्यवस्था है, इसमें तुम दोनों क्या कर सकते हो? अकेलेपन की जो समस्या तुमने उठाई, उसमें तो संगीत या पुस्तकों से उत्तम और कोई साथी नहीं होता है। अच्छा, ये बताओ कि तुमने संगीत सीखा क्यों था? सरिता बोली, माँ और आपको शास्त्रीय संगीत का शौक था। जिस काम से आप लोग प्रसन्न हो उसे करने में हम सभी भाई बहनों को तब आनंद आता था। शांतिलाल बोले, यह सही नहीं है। रुचि न होने पर कई पुरस्कार जीते जाते हैं। अच्छा, अब कुछ शुरू करो। पिताजी, घर में तानपुरा तक नहीं है। कोई बात नहीं, बिना तानपुरे के भी चलेगा। तुम किसी सभा में थोड़े ही गा रही हो। कुछ देर शांत रहने के बाद सरिता ने गला साफ करके खासा। तू ही ना किलक उठी, आज आई माँ पकड़ में। कुछ गुनगुनाने के बाद सरिता का स्वर उभरा, कौन करत तो सो विनती पियरवा, मानो न मानो मोरी बात। गाने की इस प्रथम पंक्ति को 3-4 बार दोहराने के बाद सरिता ने राग के अंतरे को उठाया। जब से गए मोरी सुधी हूँ ना लीनी, कल न परत दिन रात। लेकिन वह खिंच नहीं सकी और सरिता हताशा में सिर चटकाती हुई चुप हो गई। शांतिलाल, जो आंखें बंद किए बेटी का गायन सुन रहे थे, बोले, अगर तुम्हें ठीक याद है तो बागेश्वरी के इसी गीत पर तुम्हें अंतर विद्यालय संगीत समारोह में पुरस्कार मिला था। आज यह हालत है कि तुम यह भी भूल गई कि बागेश्वरी में 2 स्वर कोमल लगते हैं। तुमने तो उनकी जगह शुद्ध स्वर लगा दिए। अंतरा भी तुम इसलिए नहीं खिंच पाई क्योंकि अभ्यास छूटा हुआ है। अब क्या करूं पिताजी? सरिता ने चीख कर कहा। मेरी बात सुनो, तो एक तानपुरा खरीद लो। मानसी अब बड़ी हो गई है, उसे तबला सिखवा दो। मैं सच कहता हूँ कि यह जो तुम्हें हर समय बोरियत सी महसूस होती रहती है, सब दूर भाग जाएगी। कोशिश करूँगी। कोशिश नहीं, समझ लो कि तुम यह तो करना ही पड़ेगा। लोग इस देश से प्रतिभा पलायन को लेकर हंगामा खड़ा करते हैं, लेकिन यहाँ तो प्रत्यक्ष प्रतिभा पराभव को देख रहा हूँ। यह कहाँ तक उचित है? अगले दिन समीर भी दौरे से लौट आए। उन्होंने जब मानसी से सरिता की छिछयालीदार की बात सुनी तो अपने ससुर को सफाई देने लगे। पिताजी, मैंने तो न जाने कितनी बार इनसे कहा कि अपने संगीत ज्ञान को नष्ट न होने दे।
और रुचि बनाए रखे। कैसेट तो घर में दर्जनों आ गए हैं, लेकिन गाने के नाम पर हमेशा यही सुनने को मिला कि गला ही साथ नहीं देता। शायद अब आपके कहने का कुछ असर पड़े। शांतिलाल तो 4 दिन रहने के बाद लौट गए, परंतु अपने पीछे बेटी के घर में मोटर कार के पीछे उठे धूल के गुब्बारे जैसा वातावरण छोड़ गए। सरिता की सियानी बिल्ली की तरह कई दिनों तक बात बात पर नौकर और मानसी पर बरसती रही। अभी इस घटना को बीते एक पखवाड़ा भी नहीं हुआ कि एक शाम चपरासी ने अंदर आकर सरिता को सूचना दी, छोटे साहब आए हैं, साथ में उनकी पत्नी भी है, उनको बैठक में बिठा दिया है। ठीक है, ठीक किया, हम लोग अभी आते हैं। रसोई में चंदन से कहना कि कुछ खाने की चीजें और 4 गिलास शरबत बैठक में पहुंचा दिया जाए। ठीक है, कहता हुआ चपरासी रसोई की ओर चला गया। अभी नए असिस्टेंट इंजीनियर की नियुक्ति हुई है, शायद वही मिलने आए होंगे, समीर ने सरिता को बताया। समीर और सरिता ने बैठक में जाकर देखा कि एक आकर्षक युवा दंपति बैठे प्रतीक्षा कर रहे हैं। शुरुआती शिष्टाचार के बाद दोनों पुरुषों में तो बातचीत शुरू हो गई, लेकिन आगंतुक महिला को चुप देख सरिता ने उससे पूछा, आप कहाँ की है? मेरी ससुराल तो बरेली में है, लेकिन मायका लखनऊ में है। मैं भी लखनऊ की हूँ, इसलिए तुम मुझे दीदी कह सकती हो। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? जी अनीता। फिर तो सरिता ने उससे उसके मोहल्ले, स्कूल, कॉलेज आदि सभी के बारे में पूछ डाला। यह भी पता चला कि सविता ने भी भातखंडे संगीत विद्यालय में संगीत की शिक्षा पाई थी। जब भी खाली समय हुआ करे और मन न लगे तो मेरे पास चली आया करो। अब संकोच न करना, खाली समय तो बहुत रहता है, क्योंकि ये तो जब देखो तब दौरे पर जाते रहते हैं और मैं अकेली घर में पड़ी उबती रहती हूँ। अकेले घर में गाया भी नहीं जा सकता, नौकर चाकर न जाने क्या सोचे। सरिता के मस्तिष्क में एक सहसा बिजली सी को चौंधी। वो बोली, हम लोगों के क्लब में एक महिला समिति भी है, जिसमें अफसरों की पत्नियां या तो ताश खेलती रहती है या फिर कभी हाउसी। क्यों ना हम दोनों मिलकर कॉलोनी की लड़कियों के लिए संगीत की कक्षाएं शुरू करें। तुम्हारा तो अभी सब कुछ नया सीखा हुआ है, तुम्हारे सहारे मैं भी अपने पुराने अभ्यास पर धार लगाने का प्रयास करूंगी। सच दीदी, आपने तो मेरी बिन मांगी मुराद ही पूरी कर दी। आप जैसा भी कहेंगी मैं करती रहूंगी, आप शुरू तो करें। अनीता उत्साह से चहक उठी। सरिता ने अपने प्रभाव से क्लब की महिला समिति में एक कमरे में संगीत कक्षाएं शुरू करा दी, लेकिन शुरू में तथाकथित संभ्रांत महिलाओं ने खूब नाक बहु सिकोड़ी। कुछ तो ने यहाँ तक कह डाला कि यह 4 दिन की चांदनी है, फिर तो टाइटाइफिस होना ही है। परंतु सरिता ने यह सब सुनने की फुर्सत नहीं थी। अनीता और स्वयं के अतिरिक्त तो उसने एक अन्य अध्यापक तथा तबला वादक को वेतन देकर 3 घंटे प्रतिदिन के लिए नियुक्त कर लिया। कॉलोनी से संगीत सीखने की इच्छुक 10-12 लड़कियां और महिलाएं भी एकत्र हो गई। अनीता को तो संगीत सिखाना सहज लगता था, लेकिन सरिता को कुछ कक्षाएं पढ़ाने के लिए पहले घर पर घंटों अभ्यास करना पड़ा। उस पर एक नशा सा छाया हुआ था और वह जीतोड़ परिश्रम में लगी हुई थी। महिला समिति के फंड के अलावा वह अपने पास से भी काफी धन संगीत विद्यालय के लिए खर्च कर चुकी थी। सरिता को जैसे जैसे संगीत विद्यालय की आलोचना सुनने को मिलती, वैसे वैसे उसका संकल्प और दृढ़ होता जाता। देखते देखते 2 साल के अंदर ही इस संगीत विद्यालय ने अपना पहचान बनाना शुरू कर दी। मोहल्ले में क्या, पूरे शहर में उसकी चर्चा होने लगी। जहाँ किसी सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन होता, वहाँ संगीत विद्यालय की छात्राओं को भेजने के अनुरोध भी सरिता को प्राप्त होने लगे। उसको इससे काफी आत्मसंतोष मिलता। वह इस तरह के सभी प्रस्तावों का स्वागत करती और हर एक कार्यक्रम को प्रस्तुत करने से पहले भाग लेने वाली छात्राओं को जमकर अभ्यास कराती। अधिकांश कार्यक्रमों का संचालन वह खुद ही करती। क्लब में होली, तीज, ईद, दिवाली तथा राष्ट्रीय पर्वों पर होने वाले समारोहों में वह संगीत विद्यालय के विशेष कार्यक्रम रखती।
जिनकी सभी प्रशंसा करते। स्थानीय अखबारों में उनकी रिपोर्ट छपती। कभी कभी आकाशवाणी और दूरदर्शन से भी निमंत्रण मिलने लगा। समीर का जल्द ही होने वाला तबादला सरिता को अब चिंतित करने लगा था, क्योंकि इस स्थान पर उनके 4 साल पूरे हो चुके थे। उन्हें डर था कि कहीं उसके जाने के बाद विद्यालय बंद ना हो जाए। इसलिए सरिता ने संगीत विद्यालय की संचालन समिति के मुख्य पदों को पदेन रूप से परिवर्तित कर दिया था, जिससे किसी व्यक्ति विशेष के रहने अथवा न रहने से विद्यालय के संचालन पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। स्थानीय वेतन भोगी अध्यापकों की संख्या भी बढ़ा दी थी। कुछ प्रमुख रुचि संपन्न महिलाओं को उसने विद्यालय का संरक्षक भी बना दिया। समीर अक्सर सरिता को खिजाते, तुम तो पूरी तरह संगीत विद्यालय को समर्पित हो गई हो, कहीं ऐसा ना हो जाए कि मैं भी कट दिया जाऊं। कैसी बात करते हैं, आपके ही सहयोग से तो मुझे सार्थक जीवन की ये घड़ियां देखने को मिली है। मेरे कहने की तुमने कब चिंता की? यह तो पिताजी की झिड़की का प्रभाव है। सच, हमारे विद्यालय के कार्यक्रमों में बड़ा निखार आ रहा है। डर यही लगता है कि कहीं हमारे तबादले के बाद यह उत्साह ठंडा ना पड़ जाए। तुमने नींव तो इतनी मजबूत डाली है कि अब उसे चलते रहना चाहिए। क्यों जी, हम लोगों का तबादला 1-2 साल के बाद रुक नहीं सकता? इस बार तबादला तरक्की के साथ होगा, उसे रुकवाना हानिकारक होगा। चिंता क्यों करती हो? जिस जगह भी जाएंगे वहाँ एक नया विद्यालय शुरू किया जा सकता है। यहाँ सब जम गया था, कहाँ कहाँ नए गड्ढे खोदे और पौधे रोपे, तो क्या हुआ, अब तो माली निपुण हो गया है। फिर वहाँ तुम्हारा स्तर ऊंचा होने का भी तो लाभ मिलेगा। वहाँ कौन काट सकेगा तुम्हारी बात? अब जो होगा देखूंगी, पर जगह जगह तंबू गाड़ना मुझे भाता नहीं। भाई, हम लोग तो गाड़ियाँ लुहार है। दिन में सड़क किनारे गाड़ी रोकी, कुदाल खुरपी हांसिके बनाए, बेचे और बढ़ चले। इस जीवन का अपना अलग रस है। हर कोई आपकी तरह दशा निर्चक नहीं होता। बात पर तो विराम लग गया, परंतु सरिता के मन की चंचलता बनी रही। वसंत पंचमी के अवसर पर दूरदर्शन के प्रादेशिक प्रसारण में संगीत कार्यक्रम प्रस्तुत करने के प्रस्ताव को सरिता ने स्वीकार तो कर लिया, परंतु उसके लिए 2 गीत तैयार कराने में उसे और छात्राओं को बड़ा परिश्रम करना पड़ा। कार्यक्रम का सफल मंचन हो जाने पर उसे बड़ा संतोष मिला। सरिता अभी वसंत के कार्यक्रम की अपनी थकान उतार भी नहीं पाई थी कि उसे अपने पिता का पत्र मिला। टीवी के प्रादेशिक कार्यक्रम में तुम्हारे विद्यालय द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम देखा। संचालिका के रूप में तुम्हें पहचान भी लिया। कार्यक्रम बहुत अच्छा था। मन बहुत प्रसन्न हुआ। लेकिन बेटी, एक बात याद रखना कि विद्या के क्षेत्र में प्रसाद वर्जित है। पत्र पाने के बाद सरिता आत्मसंतोष से भर उठी। दोस्तों, आज की हमारी कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।